आज हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है और जब हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट करेंगे फिजिक्स का तो उसके बीच में इसके पोस्टुलेट्स का खूब यूटिलाइज करते हैं। तो पोस्टुलेट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में बोर्स मॉडल जो आया था वो किसी की कमी को दूर करने के लिए, किसका कमी दूर करना था जी? रदरफोर्ड मॉडल का, ठीक है। उसे ही हम लोग लिखे ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स। जो भी रदरफोर्ड के मॉडल में ऑब्जेक्शन आ रहे थे उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था। कौन सा? बोर्स मॉडल। इनका पूरा नाम था बोर्स का नील्स बोर। उन्होंने जो कंसेप्ट यूटिलाइज किया था क्वांटाइजेशन का, और पूरा इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है हम लोग इसके आगे समझेंगे। ये रिमेनिंग रहा मेरे लिए और आपके लिए भी, हम लोग आगे समझेंगे इसी पोस्टुलेट्स में न्यूमेरिकल बेसिस पे कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसे थोड़े समय के लिए स्टॉप कीजिए। अब नील्स बोर ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, माना उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन करते रहता है, जो हमें एक शैडो फॉर्म में दिखता है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन। लेकिन इसके दौरान जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उन्होंने बोला कि अपना एनर्जी का लॉस नहीं करता है। लेकिन हमें यह पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन पे कंटिन्यूअसली मूव करे तो भैया कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके एनर्जी में नुकसान होगा ही, लॉसेस होंगे ही टाइम के साथ। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है और बिना एनर्जी का नुकसान किए हुए। ऐसा उन्होंने किस बेसिस पे बोला, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली में हमारे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है, मतलब कंटिन्यूअस घूमते रहता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। और हमें ये बात भी पता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन डेवलप्ड होते हैं। एक, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके सेंटर के तरफ, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर फोर्स का बात करें तो हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और एक दूसरा फोर्स लगेगा, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, P और E के बीच में, ठीक है। ये दोनों फोर्स कौन सा? सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक दूसरे को बैलेंस करता है। अब इस कंसेप्ट को कैसे बैलेंस करता है समझते हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ताकि अभी जितना बताया वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल द न्यूक्लियस इन द सेम वे दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। हमें पता है कि प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट करता है, तो इससे भी एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया, ठीक है, ओके।
प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन विदाउट लूजिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है समझेंगे। ईच ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसे ऑर्बिट बोलते हैं, और इसी को हम लोग नाम देते हैं सेल। और जब बोल दिया गया कि ये एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है तो इस ऑर्बिट पे जरूर ये एक फिक्स एनर्जी के साथ मूव करेगा। क्यों? कि अगर इसकी एनर्जी लॉस होती तो धीमे धीमे फॉल करके सेंटर पे ये कोलाइड कर जाता, लेकिन इसकी फिक्स्ड एनर्जी हमेशा बनी रहती है फर्स्ट पोस्टुलेट के अनुसार। तो इससे हम लोग नाम दे सकते हैं ऑर्बिट को क्या? सेल भी। ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ अ डिफरेंट एनर्जी। समझे, समझा रखें। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे या मतलब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 2 3 से या KLMN से, और नंबर 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को कोई कोई बोल देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेन बातें मैंने इसलिए इसको रीड कर दिया कि यहाँ पे हमारी पूरी एनर्जी की कंसेप्ट चलनी है और वह रिलेटेड है हमारे पोस्टुलेट्स 2 से। बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ attraction between the nucleus and the electron counter balance the centripetal force required for the revolving the electron। अब यहाँ पे देखिए, इसी स्टेटमेंट की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा और मैं डायरेक्ट नहीं बता पाया, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पढ़ते तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकालने में दिक्कत होता। रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को सर्किल पे मूव करने के लिए कंडीशन क्या होती है? मुझसे अगर पूछा जाए कि कोई भी पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे, उसके लिए कंडीशन क्या है? तो उसके लिए कंडीशन होता है कि हमेशा यह पार्टिकल अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगे। इसे हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर ये एक पार्टिकल है तो इसके पास दो तरह के मोशन है, एक तो टेंजेंट की तरफ और एक मेरा किधर? सेंटर की तरफ। जो इधर मोशन है वह किसके वजह से है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंट की तरफ जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिनोट कर लेते हैं AT और AR से। जब एक्सेलरेशन पता है तो इस पार्टिकल से मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगी। इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यह जो फोर्स होता है रेस्पॉन्सिबल है सेंटर के तरफ, मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए सर्कुलर पाथ पे। लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर नहीं होता है तो भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोचने वाली विषय है। थोड़ा देखते हैं। देखिए, हम आपको पता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा v = r⍵। मतलब इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या है? v = r⍵। हम अगर वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन, और हम लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं टेंजेंट के तरफ, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर इसे लिखे d/dt और v की जगह पे मैं लिखूँ r⍵, तो किसी भी सर्कुलर पाथ का रेडियस कांस्टेंट अगर मैं मान रहा हूँ कि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो रेडियस कांस्टेंट है, तो मैंने r को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ?
तो जब मैंने आर को बाहर निकाला तो क्या बचा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ये मेरा टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन हो गया आर अल्फा। अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया ये पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स डब्लू क्या कर दूं मैं, कांस्टेंट, या इसे ओमेगा भी पढ़ सकते हैं आप, दोनों में से जो पढ़ना है पढ़िए। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाए तो पहले से सर्कुलर पाथ हम मान के चल रहे हैं कि एटम जो है सर्कुलर पाथ पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ पे जा रही है, तो आर तो फिक्स ही है, आपने उसका एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स कर दिया, तो पूरा का पूरा ये टर्म हो गया क्या, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा जी, जीरो। तो यहाँ से अगर कांस्टेंट मान ली तब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। समझ पा रहे हैं? तो ऑटोमेटिक जो पार्टिकल सर्किल पे जा रहा था, जिसके ऊपर दो एक्सेलरेशन काम कर रहे थे, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी होगा जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो भी एनर्जी होगा वो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं तो कोई फोर्स नहीं, जब कोई फोर्स नहीं तो कोई एनर्जी नहीं। समझ रहे हैं? और जब आपने ओमेगा को कांस्टेंट कर दिया तो इधर वाला जो एक्सेलरेशन आपने अगर पढ़ा होगा तो इसे लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर, और वी इक्वल टू लिखे आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा, आर खत्म, कितना, आर ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे? तो रेडियल एक्सेलरेशन मुझे मिल गया आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो मैं सिर्फ इसमें क्या करूंगा कि जो मेरा रेडियल एक्सेलरेशन है आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी डेवलप होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते होगा। और इसे हम लोग पूरे और डिटेल जितनी भी कंसेप्ट है हम लोग बात कर लेंगे कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। अभी जितनी समझ में आ रही है ओके है, अगर कम समझ में आएगी तो हमारा जो लेक्चर है सर्कुलर मोशन का उसे देखिएगा। तो जितना सेंट्रीपिटल लगता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल लगता है फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वह फोर्स बैलेंस हो जाता है किसके वजह से, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि एक पार्टिकुलर अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो एम आर ओमेगा के इक्वल होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस कंटिन्यूअस पाथ को मेंटेन किए रहता है। इसी बेसिस पे नील्स बोर ने बोला था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका इधर भी फोर्स लगेगा टेंजेंट की तरफ, और इधर एनर्जी का नुकसान होता रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी सेंटर पे गिर जाएगा। समझे? तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमने के लिए कंडीशन है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात को एक पोस्टुलेट के माध्यम से बोल दिया। उसके पीछे की लॉजिक क्या थी मैंने कोशिश किया समझाने का, और इस कंसेप्ट को और डिटेल किया गया है। मतलब कब ये मतलब परपेंडिकुलर किससे लेंगे, वेलोसिटी के लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सब सारे डिटेल मैं सर्कुलर मोशन के वीडियो में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बैलेंस में रहता है किस फोर्स के चलते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, समझ में आया?